हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर एड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में। आज का जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उनके अंदर HIV मेनली रहेगा। HIV की स्ट्रक्चर और उसके जो जीनोम स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो एड्स का एटियोलॉजिक एजेंट, पैथोजन या रोगजनक जो होता है वो क्या होता है? HIV। क्या होता है? HIV होता है। HIV की फुल फॉर्म के बारे में हमने बात की थी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HIV के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, टैक्सोनॉमिकल इसका जो स्टेटस है कि इसको कौन सी फैमिली, जीनस क्या है, इसका सब फैमिली क्या है, उसमें रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम HIV की फैमिली की बात करें, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रिट्रोविरिडी। फैमिली कौन सी होती है? रिट्रोविरिडी। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, रिट्रोविरिडी। रिट्रोविरिडी बोलने के पीछे जो रीजन होता है वो रीजन इसका इसलिए होता है क्योंकि HIV जो होता है एक क्या होता है? रिट्रोवायरस। HIV क्या है? एक रिट्रोवायरस। HIV एक क्या होता है? रिट्रोवायरस होता है। अब ये रिट्रोवायरस क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो ये जो फैमिली है रिट्रोविरिडी, इसके जितने भी, इस फैमिली के अंदर जितने भी वायरसेस आते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इस फैमिली के अंदर? फर्स्ट, इनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? RNA होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें DNA प्रेजेंट होता है, लेकिन रिट्रोविरिडी फैमिली के जो वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। इसके अलावा इनमें एनवेलप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें? एनवेलप। एनवेलप प्रेजेंट। ये एनवेलप क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आउटर कवरिंग जो होती है वायरस की, जो कि होस्ट सेल के हेल्प से बनाई जाती है, वो इसमें प्रेजेंट होता है। प्लस जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिट्रोविरिडी का कि ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? होस्ट सेल में होता है। कहाँ पर होता है? होस्ट सेल में होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन से प्रोसेस से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके बारे में अभी हम वापस से इसको देखें कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया होगा, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक होता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, जीवन का केंद्रीय सिद्धांत जो होता है, जो कि वाटसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन साइंटिस्ट ने इसको दिया था। क्या होता है ये कि जनरली जितनी भी सेल्स होती हैं, कोई सी भी सेल्स ले लो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, किसी भी टाइप की सेल्स ले लो, उनके अंदर सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें DNA से DNA का फॉर्मेशन होता है। DNA से किसका फॉर्मेशन होता है? RNA का। एंड देन RNA जो होता है वो जो भी उसको मैसेज मिलता है उसके थ्रू किसका सिंथेसिस करता है, किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रोसेस को लें, DNA से किसका फॉर्मेशन होना? RNA का फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। DNA से किसका फॉर्मेशन होना? RNA का फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज, या इसको और क्लियरली बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट किस पर निर्भर रहता है? ये डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, मतलब कि जो टेम्पलेट का काम करेगा, जिस पर ये सिंथेसिस करेगा आरएनए का, वो क्या होगा? उसके लिए डीएनए होगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ वायरसेज, और स्पेशली कौन से वायरसेस? रिट्रोवायरस। कौन से वायरस? रिट्रोवायरस जो होते हैं उनमें डीएनए से आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? डीएनए का फॉर्मेशन। अपोजिट होता है, क्योंकि इनमें मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। और आरएनए से जो वापस से सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा? डीएनए सिंथेसाइज होगा। मीन्स यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। आरएनए और उससे क्या सिंथेसाइज होगा? डीएनए सिंथेसाइज होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स, नॉर्मल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और यहां पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस किसका हो रहा है? डीएनए का हो रहा है, इसलिए क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन टेम्पलेट का काम कौन करता है यहां पर? आरएनए। इसलिए नॉर्मल जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अगर एक डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ये डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज जनरली होता है। ठीक है। अगर किससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? आरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से प्रोसेस से हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और टेम्पलेट के बेस पे इसका अदर नेम क्या होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? रेट्रोविरिडी फैमिली के जो वायरसेस होते हैं उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए में। किस में? होस्ट सेल में। आउटर एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस नहीं होता है। जब वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है तब जाके जो आरएनए होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? डीएनए। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रिट्रोवायरस कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। तो यहाँ पर इनके मेन पॉइंट हो गए। एक तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका? आरएनए होता है। एनवेलप प्रेजेंट होता है चारों ओर, एक आउटर लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। और इसलिए, और क्या बोलते हैं इनको? रिट्रोवायरस बोलते हैं। रिट्रोवायरस क्यों बोलते हैं वो यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इसके सब फैमिली। अगर हम, ये तो फैमिली हो गई रिट्रोविरिडी। क्यों होती है रिट्रोविरिडी वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद में इसकी सब फैमिली की अगर बात करें तो सब फैमिली में आती है ऑर्थो रिट्रोविरिन। ऑर्थो रिट्रोविरिन सब फैमिली कौन सी होती है? ऑर्थो रिट्रोविरिन। इसका जो है मीनिंग ये होता है कि ये एक क्या होता है? वर्टिब्रेट वायरस होता है। वर्टिब्रेट मीन्स जनरली ये कौन से
एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा इसकी जो शेप होती है, शेप कैसी होती है इसकी? स्फेरिकल शेप होती है, गोलाकार ये होता है, स्फेरिकल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोरेट्रोविरेन। उसके बाद में जीनस की अगर हम बात करें, इसका जीनस, HIV का जो जीनस है लेंटिवायरस। जीनस क्या होता है? लेंटिवायरस। इसका भी मीनिंग होता है कि लेंटिवायरस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या कॉज करता है? इस जीनस के जितने भी वायरस होते हैं, HIV ही नहीं, अदर जो वायरसेस होते हैं वो भी एक क्रॉनिक डेडली डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉनिक डेडली डिजीज, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलने वाली डिजीज, और वो डिजीज जिसमें अप्रॉक्स जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उसमें इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है, लंबा होता है। मतलब इन्फेक्शन के काफ़ी टाइम बाद भी पेशेंट के अंदर क्या नहीं दिखाई देते हैं? सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। जैसे HIV के केस में क्या होता है? स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज होती है उसमें तो सिम्टम्स आते हैं, लेकिन सेकंड जो एसिम्प्टोमेटिक फेज होती है वहाँ पर 10 to 15 ईयर्स तक, 10 to 15 ईयर्स तक किसी भी टाइप के क्या नहीं दिखाई देते हैं? सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो ये इसके मेन वो हो गया। लेंटिवायरस क्या है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये क्रॉनिक डेडली डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, लंबे समय तक चलने वाली खतरनाक बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। फिर बात करें हम इसके स्पीसीज की, HIV की स्पीसी, इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसकी क्या हो गई? स्पीसीज हो गई। तो ये इसमें याद रखना है। रेट्रोवायरस सब फैमिली क्या हो गई? ऑर्थोरेट्रोविरेन। जीनस क्या हो गया? लेंटिवायरस हो गया। और स्पीसीज क्या हो गई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इनका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आनुवांशिक विशेषताएं जो होती हैं HIV की, उसके बेस पे HIV को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरीज में। एक होता है HIV फर्स्ट और एक होता है HIV सेकेंड। किस किस बेस पे? एक तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इनमें प्रेजेंट जो वायरल एंटीजन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंटीजन present on it. HIV classify into 2 categories. HIV को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है? 2 कैटेगरीज में। एक HIV फर्स्ट 1 और सेकेंड HIV सेकेंड। ठीक है। आनुवांशिक संरचना और इनके जो सरफेस होती है उस पर किस प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है, उस आधार पर HIV को कौन कौन सी कैटेगरी में, HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक और वायरस होता है SIV, सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, SIV। इसका हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये क्या होता है? ये वायरस नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स किस में प्रेजेंट होता है? ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है।
प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन आता है, चिंपैंजी, गोरिल्लाज ये सब आते हैं, ठीक है। और ह्यूमन के अलावा जो प्राइमेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। तो ये वाला जो वायरस है ये भी कौन से जीनस का है, लेंटिवायरस। इसका भी जीनस क्या होता है, लेंटिवायरस होता है। ओके, अब यहां पर हमने इसकी बात क्यों की कि ये जो HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड, इनका जो इवोल्यूशन हुआ वो किससे हुआ, SIV से, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मतलब ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये किसी न किसी तरीके से किसके अंदर आ गए, ह्यूमन में ट्रांसफर हो गए। इन जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला जो हैं, उनसे किसके अंदर ट्रांसफर हो गए, ह्यूमन में, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, HIV में कन्वर्ट हो गए। ओके, इसके अलावा अब बात करें, इसको इसलिए बताया कि एक्चुअल में जो ये तो SIV कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन प्राइमेट, चिंपैंजी एंड गोरिल्लाज में, और ये जो है किस में होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का क्या होता है, जीनस सेम होता है, लेंटिवायरस, लेकिन ये ह्यूमन में जैसे ही ट्रांसफर हुए कुछ म्यूटेशन हुआ और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या क्या इनमें मेन डिफरेंस होता है इसको आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो HIV से रिलेटेड कुछ वायरस और होते हैं। वायरसेस रिलेटेड टू HIV, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो काफ़ी सिमिलरिटी HIV के साथ में रखते हैं। उसमें जो मेन वायरस है, एक तो है HTLV फर्स्ट एंड एक है HTLV सेकेंड। HTLV फर्स्ट और एक है HTLV सेकेंड। HTLV फर्स्ट एंड HTLV सेकेंड। HTLV की फुल फॉर्म ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। ये दोनों ही वायरस HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड किससे सिमिलरिटी रखते हैं, HIV से। और एक्चुअल में HIV का एक और नाम होता है, इनसे सिमिलरिटी के बेस पे HIV का एक और नेम होता है HTLV थर्ड। क्या बोलते हैं, HTLV थर्ड। ठीक है, एक और इसका फर्स्ट क्लास के अंदर जो है इसका एक और अदर नेम बताया था LAV। HIV का एक और नेम था कि वो क्या था, LAV, लिम्फ एडेनोपैथी एसोसिएट वायरस। एक और नाम है, कौन सा है, लिम्फ एडेनोपैथी एसोसिएट वायरस। क्यों इसका नेम होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको जब आइडेंटिफाई किया गया था जिन पेशेंट्स के अंदर, तो उनको कौन सा डिजीज था, लिम्फ एडेनोपैथी डिसऑर्डर था। दूसरा नेम यहाँ पर HIV का जो आता है वो कौन सा है, HTLV थर्ड। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ में सिमिलरिटी रखता है, HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। HTLV फर्स्ट जो होता है वो जनरली टी सेल ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करता है। HTLV फर्स्ट क्या करता है, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया। मतलब वयस्कों के अंदर जो टी सेल्स होती हैं उनका कैंसर ये प्रोड्यूस करता है। टी सेल के बारे में हम अभी थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि टी सेल कहाँ होती हैं, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होती हैं। ठीक है, एक टाइप की WBC होती है, लिम्फोसाइट होती है, इसको आगे बताएंगे। तो HTLV क्या प्रोड्यूस करता है, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, कैंसर प्रोड्यूस करता है। और HTLV सेकेंड ये हेरी सेल ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करता है, हेरी सेल ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है कि जो टी सेल्स होती हैं वो अनवांटेड ग्रोथ करके एक ग्रुप बना लेती है, और जब उस ग्रुप को किस में देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी दिखाई देती है, हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेरी सेल ल्यूकेमिया। तो ये दोनों डिफरेंट है, HTLV फर्स्ट और HTLV
सेकेंड, ये अडल्ट सेल ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करता है और ये हेयरी सेल ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करता है। और HTLV थर्ड ये क्या होता है, ये HIV होता है। क्लियर? तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो HIV है उसके अदर्स नेम के बारे में। तो एक तो हमने LAV पढ़ा था, एक HTLV थर्ड हो गया। HTLV फर्स्ट और सेकंड के साथ में कंफ्यूज मत होना, ये HIV से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन ये नहीं होते। जो HIV है वो एक्चुअल में क्या होता है, HTLV थर्ड होता है। एक और नेम होता है, यहीं पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। HIV का एक और नाम होता है ARV, एड्स एसोसिएट रिट्रोवायरस। ठीक है, ये तो यहां पर HIV के अदर्स नेम, एक हो गया LAV हो गया, ARV हो गया और एक क्या हो गया, HTLV थर्ड हो गया। तो ये अदर्स नेम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया HIV के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ HIV की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम HIV के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल HIV का जो डायमीटर होता है, डायमीटर 100 नैनोमीटर। डायमीटर कितना होता है इसका, 100 नैनोमीटर। यहाँ से और यहाँ तक जो ये डायमीटर सब जानते हैं, व्यास, ठीक है, वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर होता है। इसकी सिमेट्री की अगर हम बात करें, सममिति की बात करें इसकी की, तो इसकी सिमेट्री होती है इकोसाहेड्रल सिमेट्री। इकोसाहेड्रल इसकी क्या होती है, सिमेट्री होती है। और ये शेप की बात करें तो राउंड और स्फेरिकल शेप होता है, राउंड और स्फेरिकल शेप, गोलाकार होता है ये। ठीक है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो एक तो डायमीटर हो गया, सिमेट्री हो गई, और इसकी शेप कैसी होती है, राउंड और स्फेरिकल शेप होती है। अब हम बात करें एक एक इसकी कवरिंग की बात करते हैं। ये सबसे बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही है, ये 2 लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। ये क्या होती है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड की द्विस्तरीय परत होती है। और ये लिपिड बाइलेयर जो होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन कौन करता है, होस्ट सेल, फॉर्म्ड बाय होस्ट सेल। क्लियर? ठीक है, ये खुद जो HIV वायरस होता है वो सिंथेसाइज नहीं करता है। लिपिड बाइलेयर का सिंथेसिस कौन करता है, होस्ट सेल। जिस होस्ट सेल में ये HIV प्रेजेंट होता है, वहां से जो है ये सिंथेसाइज होता है, और ये किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड बाइलेयर का। लिपिड बाइलेयर के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, नॉब और स्पाइक्स, नॉब और स्पाइक्स। ये किसके बने होते हैं, ये नॉब और स्पाइक्स बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और इनका जो टोटल नंबर होता है इसमें लिपिड बाइलेयर के अंदर, ये कितना होता है, 72। नंबर ऑफ नॉब्स और स्पाइक्स इन HIV वायरस आर 72 स्पाइक्स और नॉब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉब्स प्लस लिपिड बाइलेयर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। ये आउटर एनवेलप हो गया, ये क्या हो गया, आउटर एनवेलप हो गया किसका, HIV वायरस का। अब हम नॉब के बारे में बात करें तो नॉब के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं। एक तो ये प्रोटीन होती है बाहर की तरफ जो नॉब लाइक दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन।
और जनरली इसको लिखा जाता है GP120। क्या लिखते हैं? GP120। GP फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। GP की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। और एक जो दूसरी इसके साथ में अटैच है, जो इसको एंकरेज किए हुए रहती है, मेम्ब्रेन के अंदर दसा के रखती है, उसको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो अंदर इस मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के अंदर दसी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में GP41। ये जो नंबर्स है 120 या 40, ये क्या होते हैं? इनके मॉलिक्यूलर वेट होता है किसमें? थाउजेंड्स में। मॉलिक्यूलर वेट इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो जैसे ये कितना हो गया? 12,000, ये 41, 1,20,000, ये 41,000। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर के अंदर कितने नॉब्स होते हैं? 72 नॉब्स होते हैं, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो GP120 और सेकंड होता है GP41। GP120 जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द टारगेट सेल। ये क्या करता है? अटैचमेंट। किसके साथ में अटैचमेंट? अटैचमेंट विथ होस्ट सेल। जब भी HIV वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके साथ में अटैच होने के लिए वायरस का जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? GP120। ये जाके और जो भी होस्ट सेल पर रिसेप्टर, जनरली CD4 रिसेप्टर, आगे बात करेंगे, CD4 रिसेप्टर जो होते हैं उनके साथ में ये अटैच होता है। कौन? GP120 होता है। GP41 जो होता है, एक तो GP120 को बना के रखती है, अपनी जगह पर बना के रखती है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन होता है फ्यूजन, फ्यूजन विथ होस्ट सेल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है इनको अब जब HIV की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो एनवेलप होता है वो एक प्रोटीन की, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है? कैप्सिड कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन की, वायरस की जो मेन प्रोटीन कवरिंग होती है, कैप्सिड बोलते हैं। अब इस कैप्सिड के अंदर 2 लेयर्स होती है, एक तो एक्सटर्नल, एक लेयर तो कौन सी हो गई? एक्सटर्नल, और सेकंड इंटरनल। एक तो बाह्य और दूसरी आंतरिक। एक्सटर्नल में ये वाली हो गई और इंटरनल में ये लेयर हो गई। एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसको बोला जाता है P17। एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं? P17। कैप्सिड, ये दोनों मिलके क्या बनाती है? कैप्सिड बनाती हैं। किसका? वायरल का कैप्सिड। वायरस की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आउटर जो प्रोटीन कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोलते हैं। अब कैप्सिड के बाहर भी वायरस के अंदर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एनवेलप प्रेजेंट होता है और कुछ में एनवेलप एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर ये कैप्सिड होता है, इसकी 2 लेयर्स होती है। आउटर जो होती है एक्सटर्नल, उसको बोला जाता है P17। कौन सी प्रोटीन होती है? ये P17 होती है। और जो इंटरनल होती है उसको बोला जाता है P24। P24 क्लियर? आउटर कौन सी हो गई? P17। एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन भी बोलते हैं। और P24 को बोला जाता है कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन, इनका जो फंक्शन होता है, एनवेलप, जैसे एनवेलप प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, वैसे ही ये जो कैप्सिड प्रोटीन होती है वो इसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन, जेनेटिक मटेरियल को क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अगर हम
इंटरनल कैप्सिड प्रोटीन की बात करें, P24 की बात करें, तो उसके इनर साइड में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर ये 2 स्टैंड दिख रहे हैं, 2 लाइनिंग दिख रही है, ये क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होते हैं ये? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब जो HIV है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। कितनी कॉपीज दिख रही है यहाँ पर? 2 कॉपीज दिख रही है। तो 2 आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ये एंजाइम्स हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि जब होस्ट सेल के अंदर ये आरएनए फ्री हो जाता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी उसके साथ में फ्री हो जाता है। देन आरएनए को ये किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा और भी एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम होता है इंटीग्रेज। ये एंजाइम कौन सा हो गया? इंटीग्रेज। इंटीग्रेशन किसी के साथ में जोड़ने का ये उसकी हेल्प करता है। इसको लाइफ साइकिल के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है। अभी थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि जब आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करता है और वहाँ पर जाकर होस्ट सेल का जो जीनोम होता है उसके साथ में क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। होस्ट सेल के जीनोम के साथ में अटैच करने में कौन हेल्प करता है? इंटीग्रेज। अगर इंटीग्रेज प्रेजेंट नहीं होगा तो जो वायरल जो डीएनए बनता है वो किसके साथ में अटैच नहीं हो सकता है? होस्ट सेल जीनोम के साथ में अटैच नहीं हो सकता है। इसके अलावा और भी इसके अंदर एंजाइम होते हैं प्रोटीएज। ये जो हमारा एंजाइम है ये क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है। ये जनरली प्रोटीन जो होते हैं उनके डाइजेशन का काम करते हैं, इस एनवलप को तोड़ने का काम करता है। न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होती है उसको वायरस के यूज में लाने लायक बनाने का काम करता है। तो ये इसके क्या हो गए? सारे एंजाइम हो गए, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो एक बार वापस से इसको हम देख लेते हैं। इसकी जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग। हाँ, एक और पॉइंट, जब ये HIV वायरस ह्यूमन सेल्स के अंदर या होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो इसका जो आउटर एनवलप होता है वो सेल से बाहर रह जाता है और जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड, वायरस का क्या? जेनेटिक मटेरियल एंड कैप्सिड दोनों को मिक्स में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड। इसमें न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड मीन्स ये प्रोटीन की जो आउटर कवरिंग है, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके और इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वही किस में एंटर करता है? होस्ट सेल में एंटर करता है। एनवलप के जो लिपिड बाइलेयर होती है और जो सरफेस प्रोटीन होती हैं ये सब कहाँ रह जाती हैं? बाहर रह जाती है। तो वापस से इसको एक बार देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इसका सिंथेसिस कौन करता है? होस्ट सेल करता है। इसके अंदर 72 नॉब्स और स्पाइक्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए। इनके अंदर जो इसका आउटर मोस्ट पोर्शन होता है जो एकदम मेम्ब्रेन से बाहर होता है, जिसको सरफेस प्रोटीन बोलते हैं, वो क्या होता है? GP120। इसका फंक्शन क्या होता है? ये होस्ट सेल के साथ में वायरस को अटैच करने में हेल्प करता है। सेकंड, इसके साथ में जो अटैच होती है एक प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन GP41। इसका काम होता है फ्यूजन। अटैचमेंट, बाइंडिंग और फ्यूजन दोनों में डिफरेंस होता है, उसको हम लाइफ साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस एनवलप के अंदर जो फर्स्ट जो आती है कैप्सिड वाली लेयर आती है, एक्सटर्नल कैप्सिड लेयर आती है, P17 मैट्रिक्स प्रोटीन की ये बनी होती है। इसके इनर साइड में इंटरनल कैप्सिड लेयर होती है, कैप्सिड प्रोटीन या P24 की बनी होती है। और जो इंटरनल कैप्सिड प्रोटीन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की 2 आइडेंटिकल कॉपीज होती है। उसके साथ में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनमें मेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, इंटीग्रेज हो गया, प्रोटीएज हो गया और एक और होता है आरएनएज H, जो कि जनरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ में ही अटैच होता है। तो ये क्या हो गई? HIV की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं HIV जीनोम के बारे में।
किसके बारे में? HIV जीनोम। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने जीनोम की डेफिनेशन के बारे में जरूर स्टडी किया होगा। जीनोम, जीनोम क्या होता है? ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स in a cell or in a organism। ठीक है, कोई भी एक सेल है, अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? एक सिंगल सेल की बात करेंगे। मल्टी सेलुलर है तो वहाँ पर पूरा ऑर्गेनिज्म हो गया। तो उसके अंदर जितना भी कंप्लीट सेट होता है, डिफरेंट टाइप की जो जीन्स होती है उनको मिला के और क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। जीनों का जो समुच्चय होता है, एक किसी कोशिका या जीव के अंदर उपस्थित जीनों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम HIV जीनोम के बारे में बात करें तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस बात को डिस्कस किया था कि HIV के अंदर 2 आइडेंटिकल्स कॉपी होती हैं, 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, क्या होता है इसमें? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि जो जीनोम है, अब ये जो RNA है उसके अंदर बहुत सारी जीन होंगी। कौन कौन सी जीन होती है? अगर हम साइज की बात करें, जीनोम की साइज ऑफ जीनोम, तो ये अप्रॉक्स होती है 9 किलो बेस, KB, 9 KB किलो बेस। ठीक है, 9 किलो बेस होती है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट लें तो HIV 1 के अंदर, HIV फर्स्ट के अंदर, HIV फर्स्ट में अप्रॉक्स 9 किलो बेस का मतलब हो गया 9000 बेस जानते होंगे, न्यूक्लियोटाइड। बेस क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो HIV जो फर्स्ट होता है उसमें जो ये इनकी नंबर्स होता है वो होता है 9200 to 9600 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं, स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। एवरेज जो है अप्रॉक्स कितना लिया गया है? 9000 लिया गया है। और ये जो वेरिएशन दिख रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेन पे, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं तो उस पर ये डिपेंड करता है। दूसरा इसका स्ट्रेन था HIV सेकेंड। इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 9800 न्यूक्लियोटाइड। तो जीनोम साइज कितनी हो गई? 9 KB हो गई। और इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो ये HIV फर्स्ट और HIV सेकंड के अंदर डिफरेंट जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नंबर ऑफ जीन्स की अगर हम बात करें जीनोम में, नंबर ऑफ जीन्स, तो टोटल जो HIV वायरस होता है उसमें 9 टाइप की जीन्स प्रेजेंट होती है। 9 जीन्स। कितनी जीन होती है? 9 जीन। इन जीन का फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का क्या करना? सिंथेसिस करना। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उनमें 3 टाइप की जीन प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? गैग, पॉल एंड ENV। मेनली ये 3 टाइप्स की जीन प्रेजेंट होती है, गैग, पॉल एंड ENV। लेकिन यहाँ पर HIV में कितने टाइप की जीन है? 9 टाइप्स की जीन्स है। ये जीन कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इसका जीनोम की जो है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक लीनियर स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बनाएं, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ये क्या हो गया? इसका RNA हो गया। ये 5 प्राइम एंड दिस वन 3 प्राइम। ये 5 प्राइम सिरा और वो 3 प्राइम सिरा हो गया। यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करें और ये 1, ठीक है, 9 KB हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये जैसे एक जो यूनिट है 0 to 1, ये कितने हो गए? 1000 हो गए, ये 2000, और ये 9 KB हमने इसको ले लिया। यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले मैं बता इस बात कि जो जीन होती है उनका क्या फंक्शन होता है।
जीन क्या होती है? कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करेंगी? वो ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंथेसाइज करने में, कंट्रोल करने में या डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो जनरली जो जीन्स होती हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होती है? mRNA के अंदर कन्वर्ट होती है। देन वो किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन का। ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है, इसका मेन रोल होता है कि जो सेल और ऑर्गेनिज्म है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर 9 डिफरेंट टाइप की जीन्स है और वो 9 डिफरेंट टाइप की जो जीन्स है वो डिफरेंट किसका फॉर्मेशन करेंगी? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो यहाँ पर जो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड, यहाँ पर ये सीक्वेंस होता है LTR। 5 प्राइम और 3 प्राइम पे सीक्वेंस क्या होता है? LTR सीक्वेंस इसको बोलते हैं, LTR, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। क्या वो होता है इसका फुल फॉर्म? लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। ठीक है, उसका भी एक्चुअल में ये जो दोनों LTR है, 5 प्राइम LTR एंड 3 प्राइम LTR, दोनों का ही ट्रांसलेशन नहीं होता। मींस कि इन रीजन्स के थ्रू किसी भी टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करवाया जाता है। ये केवल हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। जैसे 5 प्राइम LTR जो होता है, यहाँ पर एंजाइम आकर अटैच होता है तो एक तरीके से किसका काम करता है? प्रमोटर का। प्रमोटर यहाँ पर जाकर ये अटैच होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक जीन हमने क्या बात की थी, इनका पोजीशन भी स्पेसिफिक होती है कि ये जो जीनोम है उस पर कहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये गैग हो गया, ये लगभग यहाँ पर इसकी जो जीनोम मैपिंग जो होती है उसके थ्रू इनकी पर्टिकुलर पोजीशन का पता लगाया जाता है। तो गैग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इधर जो है ये पॉल हो गया, पॉलीमरेज। सिक्स टू 8 के अप्रॉक्स जो है होता है ENV। ठीक है, ENV 5 to 6 के बीच में होता है VIF। ये नेम है जीन के, क्या है? नेम, VIF। इसके अलावा यहीं पर अप्रॉक्स जो होता है VPR, इससे अटैच इसी के पास में इधर VPU। उसके बाद में TAT और इसी से ओवरलैपिंग करता हुआ REV। और जो एनवेलप जो है जीन, उसके पास में होता है NEF 8 to 9 के बीच में। टैट और REV जो होता है उसकी 2 कॉपीज होती हैं। एक पोजीशन इसकी यहाँ पे भी होती है, ये टैट हो गया और REV। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टैट और REV इन दोनों की जो है डबल कॉपी, मतलब 2 जगह ये टोटल जीनोम में प्रेजेंट होती है। एक लोकेशन तो इनकी होती है 5 to 7 के बीच में और दूसरी लोकेशन होती है 7 to 9 के बीच में। ठीक है, और जो गैग होता है उसकी 1 to 2 के बीच में पोजीशन होती है। पॉलीमरेज जो होता है उसकी 2 to 5 के बीच में। एनवेलप जो जीन होती है उसकी 6 to 8 के बीच में पोजीशन होती है। अब GAG जो है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन। ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन मतलब कि ये किसका सिंथेसिस करता है? एंटीजन का सिंथेसिस करता है। और एंटीजन अभी हमने बात किए थे कि जो गैग है वो मेनली 2 टाइप्स की प्रोटीन, एक तो P17, P17 और एक P24। अभी हमने स्ट्रक्चर में बात की थी। P17 जो होता है क्या होता है? आउटर कैप्सिड प्रोटीन होती है और P24 क्या होती है? इनर कैप्सिड प्रोटीन होती है। तो इन दोनों का सिंथेसिस कौन सी जीन करती है? गैग जीन करती है।
ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन जीन इनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है। सेकंड अगर हम पॉलीमरेज की बात करें तो पॉलीमरेज जो होता है पीओ पॉलीमरेज इसकी फुल फॉर्म होती है। पॉलीमरेज नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके हेल्प से डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, इस जीन के हेल्प से डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं जो एचआईवी में प्रेजेंट होते हैं उनका क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। जैसे कौन कौन से एंजाइम हमने पढ़े थे अभी, एक तो हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटी हो गया, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अलावा राइबोन्यूक्लिएज आरएनएज एच हो गया, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, इन सभी जो एंजाइम्स हैं उनका सिंथेसिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पॉल जीन की होती है, ठीक है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और जो प्रोटीन्स बनेंगी उन प्रोटीन के हेल्प से उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एंजाइम्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। अब एनवलप अगर हम जीन की बात करें, एनवलप जीन के अंदर अगर हम बात करें तो ENV जीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनवलप। और ये एनवलप जीन जो होती है ये 2 टाइप्स की प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, 2 टाइप्स के प्रोटीन का। वहां पर हमने देखा था कि 2 टाइप्स की जीन कौन कौन सी आई थी एनवलप में, लिपिड बाइलेयर के 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट थी, एक तो थी GP120 और एक था GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। ये केवल प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, फिर जो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन के साथ में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये GP120 और GP41 का जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है, एनवलप प्रोटीन या एनवलप जीन करती है। तो ये 3 मेन जो जीन है उनका ये फंक्शन हो गया। गैग, इसका क्या फंक्शन होता है, कैप्सिड प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कैप्सिड प्रोटीन जो 2 लेयर्स थी। पॉल जीन जो होती है उसका मेनली फंक्शन होता है एंजाइम्स का सिंथेसिस करना, और ENV जो जीन होती है वो जो सरफेस प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उनका क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा एक और जीन जैसे ये VIF, यहां पर ये वाले जीन है कौन सी, VIF वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर। तो ये इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो जीन है वो एक स्पेसिफिक टाइप का फैक्टर या प्रोटीन का सिंथेसिस करती है जो कि वायरल पार्टिकल या HIV वायरस की इन्फेक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट सेल को क्या कर सके, इन्फेक्ट कर सके। क्लियर। तो ये फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे। VPR की फुल फॉर्म होती है वायरल प्रोटीन R। VPR की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरल प्रोटीन R। VPR क्या हो गया, वायरल प्रोटीन R। ये जो है किसको एक्टिवेट करती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल DNA। किसके ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोवायरल DNA के ट्रांसक्रिप्शन को वीकली, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं, कमजोर तरीके से जो है इसके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल DNA। प्रोवायरल DNA किसको बोला जाता है, जब सिंगल स्टैंडर्ड RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से प्रोसेस से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोवायरल DNA। और वो DNA जाके होस्ट जीनोम के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देन उसका वापस से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ताकि वो अपने टाइप के क्या बना सके, mRNA एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। तो यहाँ पर जो प्रोवायरल DNA है उसके ट्रांसक्रिप्शन को वीकली प्रमोट करने का काम किसका होता है, वायरल प्रोटीन R का होता है। वायरल प्रोटीन R के अलावा जो VPU है,
वायरल प्रोटीन यूनिक, वायरल प्रोटीन यूनिक, वीपीयू क्या होता है? वायरल प्रोटीन यूनिक। वायरल प्रोटीन यूनिक, इसका फंक्शन होता है असेंबली और बडिंग में ये हेल्प करता है। वीपीयू किस में हेल्प करता है? असेंबली एंड बडिंग। ये असेंबली और बडिंग जो है, हम लाइफ साइकिल जब एचआईवी का पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। वीपीयू जो जीन होती है ये एक प्रोटीन सिंथेसाइज करती है और वो प्रोटीन हेल्प करती है किसमें? असेंबली एंड बडिंग। असेंबली और बडिंग क्या होता है? जब एचआईवी वायरस होस्ट जीनोम के साथ में अटैच हो जाता है उसका, देन वो अपने टाइप के प्रोटीन और एमआरएनए सिंथेसाइज करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है, देन होस्ट सेल के सरफेस पे आके एक ग्रुप बना लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? असेंबली। ये ग्रुप जो होता है होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करके और बाहर आता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बडिंग। तो इन दोनों ही प्रोसेस में कौन सी जीन इंपॉर्टेंट होती है? वीपीयू जीन इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट है टैट प्रोटीन, ट्रांस एक्टिवेटर प्रोटीन। टैट जीन की फुल फॉर्म होती है ट्रांस एक्टिवेटर प्रोटीन। और इसका जो फंक्शन होता है ये स्ट्रांगली, ये क्या करती है? स्ट्रांगली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल डीएनए। स्ट्रांगली एक्टिवेट एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल डीएनए, ठीक है। इससे मिलती जुलती, टैट से मिलती जुलती एक और प्रोटीन जीन थी वीपीआर। ये वीपीआर है और ये कौन सी है? टैट। वीपीआर का फंक्शन था वीकली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल डीएनए और टैट का फंक्शन होता है स्ट्रांगली एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोवायरल डीएनए। और यहाँ पर ये लास्ट में रह गया एक और जीन जो है आरईवी, आरएनए स्प्लाइसिंग रेगुलेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है आरएनए स्प्लाइसिंग एक्टिवेटर। आरएनए स्प्लाइसिंग एक्टिवेटर और लास्ट में ये जो 9 नंबर की जीन है एनईएफ, नेगेटिव रेगुलेटिंग फैक्टर, नेगेटिव रेगुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि जो नेगेटिव रेगुलेटिंग फैक्टर होती है ये कुछ इस टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं कि जैसे ये होस्ट सेल है, इसमें एचआईवी एंटर कर गया, एंटर करने के बाद में एनईएफ, क्योंकि इसके सरफेस पे जब एचआईवी एंटर करता है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एक वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो एनईएफ जीन एक्टिवेट होकर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। ये प्रोटीन क्या करती है कि जो CD4 रिसेप्टर होते हैं होस्ट सेल पे, उनके एक्सप्रेशन को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। मतलब कि यहाँ पर फिर CD4 रिसेप्टर्स दिखाई नहीं देंगे, तो दूसरा वायरस आकर उस होस्ट सेल को क्या नहीं करेगा? इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की जीन्स हो गई। अब अगर हम बात करें कि एचआईवी जो है, एचआईवी वायरस फर्स्ट एंड सेकेंड, एचआईवी वायरस फर्स्ट एंड सेकेंड, उनमें जो इन जीन के बेस पे अगर डिफरेंस की बात करें तो यहां पर हमने देखा था कि ये वाली जो जीन है VPU, वायरल प्रोटीन यूनिक, ये प्रेजेंट होती है किसमें? एचआईवी फर्स्ट में। किसमें प्रेजेंट होती है? एचआईवी फर्स्ट में। और इस जो जीन है इसका क्या फंक्शन होता है? न्यूली फॉर्म्ड एचआईवी वायरसेस की असेंबली करवाना,
ठीक है, उनको इकट्ठा करके सेल सरफेस पे पहुंचाना, देन उनको बडिंग प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर निकालने का काम होता है। तो सिंपल सा है कि अगर ये वाला फैक्टर प्रेजेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस बन के और एक सेल से बाहर निकलेंगे और अदर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन HIV जो सेकंड की हमने बात की थी कि जेनेटिक कैरेक्टर के बेस पे दोनों में डिफरेंस होता है, तो HIV सेकंड में VPU के जगह पर कौन सी जीन होती है, VPX, वायरल प्रोटीन X, वायरल प्रोटीन X। VPU की जगह पर HIV सेकंड में कौन सी जीन होती है, VPX, वायरल प्रोटीन X, और इसकी कैपेबिलिटी असेंबलिंग और बडिंग की कम होती है। इसीलिए जो HIV का HIV फर्स्ट स्ट्रेन होता है वो ज़्यादा लीथल होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, जबकि HIV सेकेंड जो होता है वो इन्फेक्शन कम करता है और जनरली बहुत कम जो है वो T सेल्स को या जो होस्ट सेल है उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। उसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर VPU प्रेजेंट होता है HIV फर्स्ट में और HIV सेकेंड में क्या प्रेजेंट होता है, VPX प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, HIV जीनोम के बारे में। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है इसको देख के। HIV जीनोम मेनली जो है इसके अंदर क्या याद रखना है, एक तो इसकी साइज क्या होती है, 9 KB साइज होती है। कितनी जीन्स होती है इसमें, 9 जीन्स होती है। मेन जीन कौन कौन सी होती है, गैग, पॉल एंड एनवेलप, ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, पॉलीमरेज एंड एनवेलप जीन। गैग जो होती है वो P17 P24 का सिंथेसिस करने में हेल्प करती है या उनको एनकोड करती है। देन पॉलीमरेज या पॉल जीन जो होती है जितने भी एंजाइम्स होते हैं HIV वायरस में उनका सिंथेसिस करती है, और एनवेलप जो जीन होती है वो GP120 एंड GP41 में हेल्प करती है। इसके अलावा ये VIF हो गया, वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, VPR हो गया, VPU, TAT, REV और NAV, ठीक है। तो ये टोटल कितनी जीन हो गई, 9 जीन हो गई। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एक तो HIV के स्ट्रक्चर के बारे में और सेकेंड HIV जीनोम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV का जीवन चक्र। तो उसके अंदर ये जो अभी हमने यहाँ पर स्टडी किया है, स्ट्रक्चर स्टडी की है, उनके पॉइंट्स काम में आएंगे, तो आप इनको तैयार रखें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ सके। थैंक यू।